पॉलिसी धारकों के लिए राहत भरी खबर है। एडाई ने पॉलिसी धारकों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड PEPF इसको मंजूरी मिल गई है। इससे करोड़ों कस्टमर्स को अनक्लेम्ड राशि खोजने और शिकायत के जल्द निपटारे में मदद मिलेगी। साथ ही जो बड़ी बात इसमें है वो है पॉलिसी के साथ जो अधिकृत सेल्स पर्सन है उसकी टैगिंग अब जरूरी होगी, जिससे मिस सेलिंग पर रोक लगेगी और एजेंट्स की जवाबदेही सुनिश्चित होगी। तो ये टैगिंग क्या है, कैसे सुनिश्चित होगी, आज हम इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। छोटी सी रिपोर्ट, उसके बाद मेहमानों से चर्चा। बीमा धारकों के लिए राहत भरी खबर है। हैदराबाद में हुई IRDAI की 137वीं बैठक में एक ऐसा फैसला लिया गया जिससे करोड़ों पॉलिसी धारकों को सीधा फायदा मिलेगा। बीमा नियामक संस्था ने पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड यानी PEPF बनाने को मंजूरी दे दी है। इस फंड के जरिए अब ग्राहकों को अनक्लेम्ड राशि खोजने में मदद मिलेगी और शिकायतों का निपटारा भी तेजी से होगा। दरअसल बीमा कंपनियों के पास हजारों करोड़ रुपए ऐसे पड़े हैं जिस पर किसी ने दावा नहीं किया। अब PEPF फंड के जरिए देश भर में बड़े पैमाने पर बीमा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मकसद साफ है, हर उस रुपए को उसके असली हकदार तक पहुंचाना जो अब तक फाइलों में दबा पड़ा था। शिकायत निवारण को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अब ग्राहक अपने क्लेम और शिकायत की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। यानी अब बीमा कंपनी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, सारी जानकारी एक क्लिक पर मिलेगी। मिस सेलिंग रोकने के लिए IRDAI ने एक और अहम कदम उठाया है। अब हर बिकने वाली पॉलिसी के साथ अधिकृत सेल्स पर्सन की टैगिंग अनिवार्य होगी, यानी पॉलिसी बेचने वाले का पूरा रिकॉर्ड कंपनी और नियामक के पास दर्ज रहेगा। अगर कोई गलत जानकारी देकर पॉलिसी बेचता पाया गया तो सीधी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बीमा एजेंटों और ब्रोकरों के लिए भी खुशखबरी है। अब उन्हें बार बार लाइसेंस रिन्यू कराने का झंझट खत्म हो जाएगा। स्थायी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू होगी, बस हर बार एक तय फीस जमा करनी होगी। इससे बीमा कारोबार करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। बीमा कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने, शेयर ट्रांसफर और मर्जर से जुड़े नियमों को सरल बना दिया गया है। साथ ही किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से पहले कंपनी को नोटिस देकर जवाब का पूरा मौका दिया जाएगा। यानी कार्रवाई अब मनमानी नहीं, पारदर्शी तरीके से होगी। कुल मिलाकर IRDAI का ये फैसला बीमा सेक्टर में भरोसे की नई नींव रखने वाला है। न ग्राहकों का पैसा डूबेगा, न शिकायतें अटकेंगी और न ही एजेंटों को कागजी झंझट झेलना पड़ेगा। यानी अब बीमा का मतलब सिर्फ सुरक्षा नहीं, पूरी पारदर्शिता भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। सौरभ मिश्रा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पार्टनर हैं फाइनेंशियल सर्विसेज कारनी के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। आप पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं वित्त मंत्रालय में, और ये जो ऐतिहासिक बीमा संशोधन विधेयक का ड्राफ्ट भी आपने तैयार किया था, तो आप उस महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा सर आपका हमारे शो पे। नीलेश साठे सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्स मेंबर लाइफ एडाई के और पूर्व ED LIC के, और बीमा मामलों में देश के जाने माने जानकार हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है साठे सर आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं आदित्य शाह जी, जो कि जाने माने इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है शाह सर आपका भी हमारे शो पे। मिश्रा सर आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग था ये देखना कि मिस सेलिंग को रोकने के लिए हर पॉलिसी पर बेचने वाले सेल्स पर्सन की अब डिजिटल टैगिंग को अनिवार्य किया गया। क्या है सर ये आइडिया, और इससे मिस सेलिंग पर कैसे लगाम लग पाएगी, या फिर जो सेल्स पर्सन की जो जवाबदेही है वो सुनिश्चित हो पाएगी? थोड़ा समझाएं सर इसे। धन्यवाद दीपक। बीमा आदिकाल से, शायद 200-250 साल से जब से प्रचलित हुआ है इंग्लैंड से, फिर दुनिया भर में, और उसके बाद हमारे देश में LIC और GIC के माध्यम से पिछले 26 सालों से प्राइवेट सेक्टर का इसमें आगमन हुआ। हमेशा से एक इंटरेक्शन का विषय रहा है। इसे सिर्फ ट्रांजैक्शन पर नहीं ला सकते। इसका मतलब ये हुआ दीपक कि जब भी कभी किसी को बीमा सेल या बाय करना है तो कुछ बातचीत करने की जरूरत होती है, और इसी से जुड़ी एक जो परेशानी वाली चीज ये हो जाती है कि जब एजेंट अपनी तमाम जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ उस बीमा को पूरी तरह से प्रेषित नहीं कर पाते, और मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कुछ ही मुट्ठी भर ऐसे एजेंट्स हों, तो वहां से मिस सेलिंग की शुरुआत होती है।
पॉलिसी क्या है, उसका रिटर्न क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिशियरी क्या है, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, इन सब बारे में एक थोड़ा-सा क्रिप्टिक सा, एक थोड़ा-सा कठिन सा, एक थोड़ा छुपा-छुपाया सा माहौल बन जाता है एंड दैट स्टार्ट्स टू मिस सेलिंग। जैसे ही सेल्स पर्सन्स की टैगिंग शुरू होने लगेगी, एजेंट लेवल पर, एजेंट एक कंपनी बदल रहा है, दूसरी कंपनी पर जा रहा है तब, और या फिर जो आजकल इंस्टीट्यूशनल एजेंसी जिसे कॉर्पोरेट एजेंसी या इंश्योरेंस इंटरमीडियरी का ब्रोकिंग स्वरूप कहा जाता है, उनके हर उस पर्सन पर जिसने बीमा के सेल के दौरान कोई रोल प्ले किया है, उसे टैग किया जाता है। तो आपके पास एक पूरी चेन आती है जिसमें आपके प्रोडक्ट को जिसके थ्रू आप तक लाया गया है, उसको समझने, समझाने और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का मौका मिलता है। मेरे हिसाब से ये एक बहुत अहम कदम है राइट। पिछले 25-26 साल में प्राइवेटाइजेशन के बाद जो भारत सरकार ने हम्म। बिल के थ्रू और उसके बाद आईआरडीए ने उसे रेगुलेशन के थ्रू लाने के बाद उठाया है। एक छोटा सा मेरा इसमें सवाल है सर, मेरा क्योंकि डिजिटल टैगिंग से ही जुड़ा हुआ सवाल है। हम जब ग्राउंड रियलिटी देखते हैं मिश्रा सर, तो हम देखते हैं कि जब एजेंट ग्राहकों के घर जाता है या उनसे संपर्क करता है, तो पॉलिसी बैंक मैनेजर या फिर किसी बड़े अधिकारी के कोड पर पंच होती है। ये हमने बड़ी ग्राउंड रियलिटी इशू देखा है। अब ये अगर घोस्ट कोडिंग होती रही तो फिर असली दोषी को आप कैसे ट्रैक करेंगे? आई मीन ये एक ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रही, इसमें कुछ आप रोशनी जी, डालें जी, सर। जी। देखिए, जैसा मैंने आपको अभी कहा कि बीमा 1956 से जब से एलआईसी एक्शन में आई, तब से एजेंट्स के थ्रू मूलतः बिका करता था। उसके बाद कॉर्पोरेट एजेंसी को लेके नियम बने, और कॉर्पोरेट एजेंसी जैसे आप शब्द देख रहे हैं दीपक जी, ये एक संस्थागत तरीका है, चाहे वो बैंक्स के थ्रू है या एनबीएफसीज के थ्रू या किसी और संस्था के थ्रू है। उसमें किसी पर्सन तक पहुंचने के लिए, जैसा आपने सही कहा, एक बहुत पारदर्शिता और एक प्रॉपर टैगिंग to the person level connected to the institution which is connected to the regulator, वो कहीं ना कहीं शायद कुछ बार बॉल ड्रॉप हुई है। और मेरे जॉइंट सेक्रेटरी काल में भी, उससे पहले भी जब मैं इंडस्ट्री में रहा, और अब जब देखता हूं एज अ पार्टनर टू अ ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म, ये चीज बार बार सामने आती है कि कहीं वो बॉल ड्रॉप हो जाती है। करेक्ट। जैसे ही हम उसे टैग करेंगे दीपक जी, फ्रॉम आईआरडीएआई टू इंस्टीट्यूशन टू द इंडिविजुअल एंड टू द पर्सन हु द इंश्योरेंस इज सोल्ड टू, उसके बाद कोई भी गुंजाइश नहीं बचती कि किसी की जवाबदेही को नकारा जा सके, या इस तरह से घोस्ट कोड जो आपने शब्द यूज किया जा सके। दिस एब्सोल्युटली। टू माय माइंड इज द डेथ नेल टू एनी ट्रांसपेरेंसी लैकिंग इन द सिस्टम फ्रॉम द सोर्स टिल द डेस्टिनेशन व्हिच इज द पॉलिसी होल्डर। एब्सोल्युटली सर, हम भी यही चाहते हैं कि इस बार अगर हम नए नियमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो जो पुराने लूप होल्स हैं और गैप्स हैं, उनको अच्छे से हम उन गैप्स को आइडेंटिफाई करते हुए आगे बढ़ें। साठे सर के पास चलते हैं। साठे सर भली भांति जानते हैं कि सरकारी और निजी कंपनियां काम कैसे करती हैं, मिस सेलिंग पर कंपनियां कैसे आंखें मूंद लेती हैं। सर के साथ हमारी लंबी बातचीत हुई है। सर रेगुलेटर भी रहे हैं जानकार होने के साथ साथ, तो उन्हीं से थोड़ा सा समझते हैं। साठे सर, नए नियम के मुताबिक कंपनियां अगर कोई भी कड़ा कदम उठाती हैं, उससे पहले कारण बताओ नोटिस देना पड़ेगा और जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। अब आप रेगुलेटर रहे हैं सर, आप जानते हैं कि कंपनियों के खिलाफ मिस सेलिंग का एक्शन लेने में ऑलरेडी सालों लग जाते थे। अब यहां पर कहा जा रहा है कि साहब पहले नोटिस देंगे, फिर जवाब का इंतजार करेंगे। ये जो अनिवार्य प्रक्रिया बन गई है, ऐसा लग रहा है कि आपने और एक्स्ट्रा समय दे दिया तो थोड़ा प्रोसेस और लंबी नहीं होगी सर? और बतौर रेगुलेटर आपको लग रहा है कि कहीं थोड़े से कमजोर कर दिए रेगुलेटर के दांत भी? नहीं 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 दीपक जी, ये मेरा मानना बिल्कुल ही नहीं है। ओके। उसकी वजह ये है कि ये बहुत जरूरी होता है कि जब आप किसी पे एक्शन लो एज अ रेगुलेटर, तो उसको मौका मिलना चाहिए कि क्यों आपके ऊपर हम एक्शन ले रहे हैं। तो ये तो स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। मगर ये जो शुरू की बात हुई है कि टैगिंग ऑफ सेल्स पर्सन, उसके कारण ये शिकायतें भी कम होगी। दूसरा ऐसा है कि अब रिजर्व बैंक ने भी बड़े सख्त कदम उठाए हैं डार्क पैटर्न्स वगैरह पे, तो बैंक भी बड़ी सतर्क हुई है कि हम कहीं फंस न जाए, क्योंकि आरबीआई इज अ वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेटर। तो इसलिए ये इस प्रकार की शिकायतें कम होगी, और जो आएगी शिकायतें, उस पे अगर कड़ी कार्रवाई करनी है तो उसको अपना डिफेंस रखने का तो मौका देना चाहिए ना। डेमोक्रेसी है अपनी यहाँ। हम ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ, ये हमने सिद्ध किया है कि आपने मिस सेलिंग की है तो आपकी एजेंसी हम टर्मिनेट कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता।
हम्म। तो इसके कारण भले थोड़ा समय बढ़ सकता है, मगर ये शिकायतें अब कम आएगी, ये मेरा कहना है। ओके। अच्छा सर, एक चीज मैं इसमें देख रहा था कि आपने ठीक है टैगिंग कर दी, जैसे मिश्रा सर ने बहुत अच्छे से बताया इस पूरे आइडिया को, बट इसमें एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि अगर आपने टैगिंग से किसी धोखेबाज एजेंट को पकड़ भी लिया तो क्या ग्राहक का पैसा, जो फंसा हुआ पैसा है सर, उसका क्या होगा? क्या कंपनी ग्राहक का जो प्रीमियम ब्याज समेत लौटाएगी, नहीं लौटाएगी? ये थोड़ा सा इसमें समझ नहीं आया सर, इसमें थोड़ा रोशनी डाल। दीपक जी, इसके ऊपर ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो सर्कुलर निकाला है उसके मुताबिक जो कस्टमर ने पैसे दिए हैं वो सारे के सारे बैंक को लौटाने पड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी कितना भी कम पैसा दे, हम्म, क्योंकि कूलिंग ऑफ पीरियड में अगर कैंसिलेशन होता है हम्म, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पूरे पैसे वापस नहीं करती है। हम्म, जितना समय लगा है उसका टर्म इंश्योरेंस है तो टर्म का प्रीमियम है, या मेडिकल फीस जो है वो डिडक्ट कर लेती है, स्टैम्प ड्यूटी जो है वो डिडक्ट कर लेती है। तो आरबीआई का ये कहना है कि रिजर्व इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना भी पैसा लौटाए, आपने उस ग्राहक को पूरे के पूरे प्रीमियम के पैसे जितने आपने लिए हैं उससे वो पूरे लौटाने होंगे। तो ये पहली बात होगी। दूसरा, ये टैगिंग वाली बात जो है ना, हम्म, ये इंडिविजुअल एजेंट के बारे में तो पहले से है ही, अच्छा। क्योंकि पॉलिसी किसने बेची है ये एजेंट रिपोर्ट में आ ही जाता है। ये शुरुआत कहां से हुई? जब इस सेक्टर में बाकी जो अल्टरनेटिव चैनल्स इंट्रोड्यूस हुए, बैंकिंग है, कॉर्पोरेट एजेंट्स है, ब्रोकर्स है, तो कौन पॉलिसी बेच रहा है ये पता नहीं चलता है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ सेल पर्सन होता है। करेक्ट। अब ये पीओएसपी जो होता है वो बैंक में बैठा रहता है। अब ग्राहक को मालूम नहीं ये बैंक का एम्प्लॉय है या इंश्योरेंस कंपनी का एम्प्लॉय है या किसी का नहीं है। तो ये अब पूरा बंद होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ने इसके बारे में भी बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स स्पेसिफाई किए हैं बैंकों के लिए। बहुत बढ़िया। अब पीओएसपी की जो सौरभ मिश्रा जी ने बात की हम्म, कि आपने जो पूछा था कि कोई भलता बैंक के ब्रांच मैनेजर के नाम से वो पॉलिसी चली जाती है, ऐसा अब होना असंभव है ओके। और बैंक्स भी बड़े सतर्क हो गई है। तो ये मुझे लगता नहीं है, और टैगिंग बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए। चलिए। जैसे इंडिविजुअल एजेंट का होता है वैसे कॉर्पोरेट एजेंट और ब्रोकर्स और बैंक का होना चाहिए, तो वो हो जाएगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। 2-3 कंफ्यूजन हमारे इसमें क्लियर हो गए और आप दोनों का कॉन्फिडेंस हमें भी आश्वस्त कर रहा है कि अब थोड़ा सा इसमें हमें अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आदित्य शाह जी के पास, और आदित्य शाह जी जानते हैं कि भाई ये पूरी की पूरी मिस सेलिंग की स्क्रिप्ट लिखी कैसे जाती है और साथ ही साथ में एजेंट्स को भी मार्केट में क्या दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर ग्राहकों और एजेंट से जुड़े हुए हैं। शाह साहब, एक चीज हमें बताइए, सर अभी जो जैसे कह रहे थे कि भाई पीओएस कौन है इसका पता ही नहीं चलता था, अब पीओएस नाम की जो चीज है इसमें ह्यूमन एंगल जब तक है, वो सशरीर साक्षात कोई इंसान है, तब तो समझ में आता है, उसको आप टैग भी कर लीजिए, उसको धरपकड़ भी कर लीजिए। आजकल के जमाने में हम देख रहे हैं सोशल मीडिया, रील्स और वो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के जरिए उनके चक्कर में आकर के लोग मिस सेलिंग का शिकार हो रहे हैं। वहां पर किसको पकड़ेंगे आप, वहां पर कैसे करेंगे? तो आपको लग रहा है कि नए रूल्स वहां तक पहुंच पा रहे हैं जो कि न्यू एज प्रॉब्लम बन चुका है? देखिए, मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ कि ये सारे रूल जो है वो मिस सेलिंग को कहीं ना कहीं रोकेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिविजुअल एजेंट्स की टैगिंग होती है तब भी भारी मिस सेलिंग होती है इंडिविजुअल एजेंट्स के थ्रू भी। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे तो कस्टमर्स को पॉलिसी कंडीशंस ही नहीं समझाए जाते हैं और वो सरप्राइज हो जाते हैं जब टर्म्स एंड कंडीशंस क्लेम के टाइम पता चलते हैं। क्लेम के टाइम सब कुछ पता चलता है कस्टमर्स को, जबकि कस्टमर्स को पता होना चाहिए पॉलिसी लेते टाइम। सिमिलरली लाइफ इंश्योरेंस में मोस्ट पीपल टर्म प्लान को आगे बढ़ाते नहीं है, यूलिप या फिर होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वहां पे क्वांटम ऑफ प्रीमियम ज्यादा होता है तो वहां पे कमीशन ज्यादा मिलते हैं। आईआरडीआई इसके पीछे बहुत टाइम से पड़ा हुआ है कि कैसे इस चीज को सुधारा जाए। ये सब जो टैगिंग है, ये सब जो बाकी सारे कदम आईआरडीआई उठा रही वो एक पहल हो सकती है, बट निजी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आज बैंक में जो भी बेच रहा है इंश्योरेंस को, वो बैंक के लाइसेंस पे बेच रहा है। ये कोई नहीं देख रहा है कि उसके पास बीमा बेचने की कोई
कैपेबिलिटी है या नहीं, वो टर्म्स एंड कंडीशन जानता है या नहीं। मैं एक सिंपल एग्जांपल ये एक आपने बहुत अच्छी बात बोली, थोड़ा सा इसमें भी बताइएगा। अभी अभी जो नए रूल्स हैं उनमें एजेंट्स और ब्रोकर्स को बार बार लाइसेंस रिन्यू करने के झंझट से भी मुक्ति दे दी गई है। अब जो आप कह रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि भाई पहले कम से कम एक डर रहता था कि आपको 3 साल में रिन्यू कराना है तो परफॉर्मेंस आपको साफ रखनी है, रिकॉर्ड्स आपके साफ रखने हैं। अब आपके वंस एंड फॉर ऑल अगर लाइसेंस दे दिया तो फिर ये डर ही खत्म हो जाएगा। लाइफ टाइम आप लाइसेंस ले लीजिए, फिर डर खत्म। तो इसमें आप शाह साहब बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? इसमें आईआरडीआई को मेरे हिसाब से ये करना चाहिए कि जो लोग भी किसी बैंक, ब्रोकर या फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इंश्योरेंस बेच रहे हैं, उनको उनका कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उनको कोई इंश्योरेंस के एग्जाम्स देने चाहिए जिसमें ये बाहर निकल के आए कि उनको कैपेबिलिटी है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। वो एक ग्रुप पॉलिसी बेचते हैं, आईसीआईसीआई हेल्थ शीट 360, जो कि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। मैंने खुद आईसीआईसीआई बैंक में जाके पूछा कि आप ग्रुप पॉलिसी और रिटेल पॉलिसी में डिफरेंस क्या है वो बताइए। उनको ये पता ही नहीं था कि ग्रुप पॉलिसी और रिटेल पॉलिसी में डिफरेंस क्या है। तो जो बेच रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन उनको देखना जरूरी है। दूसरा, टैगिंग की बात निकली तो मैं आपको बता दूं, अगर मैंने आज आईसीआईसीआई बैंक में या एचडीएफसी बैंक में पॉलिसी बेची और मैं अगर वो बैंक को छोड़ के चला जाता हूं तो कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी वहां पे। सो मेरे पर्सपेक्टिव से ये सारे जो स्टेप्स आईआरडीआई उठा रहा है वो काफी अच्छे स्टेप्स हैं। पर इसके रूट में एक चीज है, जो बंदा इंश्योरेंस बेच रहा है उसकी कैपेबिलिटी को सुधारने में अगर आईआरडीआई इन्वेस्ट करेगा तो चल के मिस सेलिंग कहीं ना कहीं कम होगी। मैं बैंकिंग का सबसे बहुत ऐप बड़ा फॉलोअर हूँ। बैंकों के रिजल्ट्स के ऊपर काफी अच्छी नजर रहता हूँ। मैं बता दूं, आरबीआई ने काफी कड़े रूल्स कर दिए हैं। राइट सर। पर अभी भी बैंकिंग में मिस सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस नहीं रुक रही है। ये रुकेगी तब जब आप जो बेच रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन को सुधारें, और बैंक जो स्टीप टारगेट्स देते हैं अपने एम्प्लॉयज को कि आप इतना इंश्योरेंस बेचिए वरना हम आपको आपकी सैलरी में बोनस नहीं देंगे, वहां पे विराम लगाएंगे। ये जो प्रेशर है उस पे विराम लगाएंगे, तब जाके कहीं ना कहीं ये मिस सेलिंग जो है वो थमी। ठीक है, पर अगर किसी को टैग कर दिया, साठी सर मैं ब्रेक पर जा रहा हूं लेकिन एक लाइन में आंसर दे दीजिएगा प्लीज। अगर किसी को टैग कर दिया, उसने बाद में नौकरी छोड़ भी दी, तो भी उसकी जवाबदेही तो रहेगी ना सर? ये जो अभी शाह जी ने बताया। उसकी जवाबदारी रहेगी ही। अच्छा, कोई सवाल ही नहीं उठता। ओके, ठीक है। उसने छोड़ दी एजेंसी, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जवाबदारी खत्म हो गई। बट अगर सिस्टम से बाहर हो गया सर, तो फिर कैसे उसको न्याय की परिधि में उसका लाएंगे? उसका नाम, पता, पूरा एड्रेस एड्रेस रहता है भाई। ओके, उसको तो पता सकते हैं ना। ठीक है, ऑल राइट सर। रुकते एक ब्रेक के लिए। इस तरह के कुछ और सवाल भी हैं जो बुनियादी तौर पर एक आम ग्राहक को जो परेशान करते हैं, जो कंफ्यूज करते हैं, उस तरह के और सवाल लेकर हम तीनों मेहमानों से चर्चा जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सौरभ सर है क्या हमारे साथ अभी? हाँ सौरभ सर, आप जब वित्त मंत्रालय में थे सौरभ सर, तो आपने काम किया था सबका बीमा सबकी रक्षा के विजन पर, आप लोगों ने उस समय काम किया था। अब ये जब हम ड्राफ्ट देखते हैं तो हालांकि स्वाभाविक है कि एडाई को बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा, लेकिन कंपनियों को मर्जर में, एक्विजिशन में बहुत सारी रियायतें मिल रही हैं। कंपनियों को इतनी ढील दे दी गई है कि वो आसानी से अपना स्टेक बेच करके बाहर निकल सकती हैं। अब ऐसा लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चक्कर में आपने कहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जिस ड्राफ्ट को बनाना चाहिए था वो दरअसल थोड़ा सा टिल्ट हो गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। तो यहां पर थोड़ा ग्राहक मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि भाई ये हमारे पक्ष में ज्यादा आया या ये कंपनियों के पक्ष में ज्यादा आ गया। सर धन्यवाद दीपक। मुझे लगता है थोड़ा सा इसको फैला के देखना पड़ेगा जी। 1938 का बिल है, 2000 से उसमें कुछ कुछ परिवर्तन आए। मेरे वक्त में जो मैंने ड्राफ्ट तैयार किया था उसमें 4 या 5 बड़े मुद्दों को उठाया गया। और आपको मैं याद दिला दूं, जब IRDAI जो इंश्योरेंस में से इमर्ज किया 26 साल पहले, तो उसके 2 प्रमुख पिवट्स हैं या 2 प्रमुख उसके स्तंभ हैं। एक का नाम है पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन और दूसरे का है ऑर्डरली फंक्शनिंग ऑफ द सेक्टर।
और दीपक जी, किसी भी मजबूत सेक्टर के लिए दोनों का साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। ऑर्डरली फंक्शनिंग होती रहे सेक्टर की, और दूसरा पॉलिसी होल्डर्स हैं वो हमेशा प्रोटेक्ट रहे। इनमें से किसी एक को ज्यादा या कम करने से मुझे नहीं लगता शायद हम एक बैलेंस ग्रोथ कर पाएंगे जो कस्टमर के लिए उपयोगी होगी, इंडस्ट्री के लिए उपयोगी होगी और सेक्टर के लिए ठीक होगी। ये पहला पॉइंट है। बिल के अंदर 3 या 4 जो बड़े मुद्दे थे। पहला मुद्दा था जो आता है, आपकी कैपिटल का कोई कलर नहीं होगा। डोमेस्टिक कैपिटल है, इंटरनेशनल कैपिटल है, वो 100% पर आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसकी वजह यह है दीपक जी की इंश्योरेंस सेक्टर बाय डिफॉल्ट डिजाइन और बाय लेगेसी डज कंज्यूम ए लॉट ऑफ कैपिटल विच इज पेशेंट इन नेचर, जिसको रखना होता है, जिसके बाद फिर वो टर्नओवर शुरू होते हैं, फिर प्रॉफिटेबिलिटी शुरू होती है और फिर स्टेक होल्डर की ग्रोथ शुरू होती है। तो कैपिटल को कलर से फ्री किया गया, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सेक्टर शुड रिसीव कैपिटल। दूसरा बड़ा मुद्दा है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस में खासकर रिटर्न एफिशिएंसी को लेकर सवाल उठते रहे हैं और उसे कंपेयर किया जाता है बाकी प्रोडक्ट्स के साथ जो जो सेविंग्स के प्रोडक्ट हैं। तो वहां पर एक बड़ी चेंज लाया गया कि सेक्शन 27 जो है इंश्योरेंस एक्ट का, इंश्योरेंस बिल 2025 में जो बदलाव लाया गया, उसमें इस तरह की छूट दी गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है लाइफ इंश्योरेंस फंड से होता है, उसके अलावा अनदर 50% जो फंड है उसे बाकी उन इन्वेस्टमेंट्स में लगाया जा सकता है जिससे बेटर रिटर्न बना सके। वो रिटर्न किसके लिए दीपक जी? पॉलिसी होल्डर को पास ऑन होगी, क्योंकि एक और नियम है कि अगर आप एंडोमेंट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 95% 10 साल की कंपनी के लिए और 90% जो छोटी कंपनी 10 साल से उन्हें लौटाना होता है। तो पूरा रिटर्न का फायदा पॉलिसी होल्डर को मिल रहा है। मैं साथ जोड़ के आपको बताऊंगा। तीसरी चीज है पॉलिसी होल्डर एजुकेशन, ये जो पीईपीएफ फंड की बात कर रहे हैं, जो बेसिकली एक अवेयरनेस को लेके काम कर रहा है। दूसरा पारदर्शिता या डिजिटलिटी को लेके या उससे जुड़े कामों को कर रहा है, ग्रीवेंस रिड्रेसल को कर रहा है, और अंतिम ये जो टैगिंग वाली बात की, और जैसा आदित्य जी ने सही कहा, टैगिंग एक कदम है, मिस सेलिंग एक बड़ा मुद्दा है, उसका एक बड़ा हिस्सा टैगिंग से भी सॉल्व होता है, व्हिच इज कॉल्ड आइडेंटिटी क्लैरिटी एंड आइडेंटिटी वैलिडेशन एट ऑल टाइम। तो ये चारों को आप एक साथ देखेंगे तो शायद आपको समझेगा कि बिल में दोनों चीजों को बहुत संभाल के किया गया, पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन। एक छोटा सा, मेरा हालांकि मेरे पास समय की कमी है, मेरे को 2 सवाल अभी और पूछने, छोटा सा दीजिएगा। देखिए, जो डायरेक्ट जो डर है ना लोगों के मन में, वो ये है कि नियम आपने अगर ढीले कर दिए, कंपनियों के लिए पूंजी जुटाना, शेयर ट्रांसफर करना, बाजार से बाहर निकलना, अगर आपने इसको बहुत ज्यादा ढील इस पे दे दी तो कई नई कंपनियां आएंगी, छोटी कंपनियां आएंगी, ग्राहकों का प्रीमियम समेटेंगी और बाहर चली जाएंगी। इस पे कैसे चेक होगा सर? धन्यवाद। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो ये कि सेक्शन 27E ऑफ इंश्योरेंस बिल ये तय करता है कि कोई भी पैसा जो कस्टमर भर रहा है वो देश से बाहर नहीं जा सकता, एक्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ दोज कंपनीज जो प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड कर रही हैं और डिविडेंड के थ्रू जाता है, उसमें भी काफी सारे कायदे कानून लगते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है उस पैसे को बाहर जाने का। तो यहां से आपका जो पॉलिसी होल्डर है वो सुरक्षित महसूस कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें दीपक जी, दूसरा बड़ा मुद्दा कि अगर 10, 12, 15 साल तक इन्वेस्टर पैसा लगाता है किसी भी बिजनेस में और उसे कुछ रिटर्न ही नहीं दिखता, प्रॉफिट की कोई साइट ही नहीं दिखती, कौन सा निवेशक लगाएगा, भारत का या विदेश का? तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, शेयर्स को लेके, उनके इनकमिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेके, उसके बदलाव को लेके, सेल को लेके, शायद ये तो एक बहुत उचित कदम है, तो इसीलिए कि इन्वेस्टर को सुकून मिल सके। ठीक है सर, फेयर इनफ सर। साथी सर, क्विकली, आप और हमारी बहुत लंबी चर्चा हुई है इसमें इंस्टीट्यूशनल मिस सेलिंग की। अब इसका इलाज क्या है इसमें? आई मीन, जो सेल्स पर्सन की टैगिंग तो आप कर देंगे, लेकिन बैंक के उस कर्मचारी पर वो टैगिंग कितनी लागू होगी सर, जो हर दूसरे ग्राहक को लोन के बदले गलत पॉलिसी बेच रहा है? ये जो इंस्टीट्यूशनल मिस सेलिंग है, उसका कोई इलाज है इसमें सर? पहली बात तो ये है कि इंस्टीट्यूशनल मिस सेलिंग है ना, स्पेसिफिकली आप बैंक की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हो तो उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कदम उठाए हैं वो बड़े सख्त है। दूसरा ये है कि अगर समझो ये मिस सेलिंग किसी एक बैंक के थ्रू ज्यादा होती है जी, तो आईआरडीए भी उसके तरफ ध्यान दे सकता है। रिजर्व बैंक तो दे ही। और पहले जो था कि जैसे अभी कहा गया कि ब्रांच मैनेजर या किसी के नाम से पॉलिसी बेची जाती थी, वो अब होगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता। मगर वो पीओएसपी जो है जी, वो जिस बैंक में काम कर रहा है वो बैंक पे भी निगरानी रहेगी कि मिससेलिंग आपके अगर पीओएसपी कर रहे हैं तो आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो।
अच्छा, उसमें है रिस्पॉन्सिबिलिटी ना? बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है सर, ऑल राइट, थैंक्स फॉर दिस क्लैरिटी सर। आदित्य जी, बहुत क्विकली, पीईपीएफ फंड 800 करोड़ के शुरुआती कॉर्पस से शुरू हो रहा है सर, ये इतना आपको कम लग रहा है क्या? क्योंकि बाकी पैसा क्या कंपनी अपने पास ही रखेंगी, क्योंकि करोड़ों रुपया है, और ये वाला फंड कहीं फिर से एक प्रशासनिक खाता बनकर न रह जाए, तो ये यहां पर आपको लग रहा है शाह साहब? मुझे लग रहा है सर तक आवाज नहीं जा रही है। आपने हाँ, आपको आवाज मिल रही है आदित्य जी? नहीं। ओके, आदित्य जी से हमारा संपर्क कट रहा है। चलिए, अगर इसका जवाब अगर शाह सर, साठे सर देना चाहें क्विकली। मैं देना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है, 800 करोड़ का फंड है ही नहीं। 800 करोड़ पे जो ब्याज यानी उसका जो रिटर्न आएगा वो पैसा लगने वाला है। तो अगर 6-7-8% का भी रिटर्न आएगा तो वो आप ये मत सोचिए कि 800 करोड़ लग रहा है। दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक ध्यान में रखिए कि सिमिलर प्रोटेक्शन फंड एएमसीज का भी होता है, मगर उसके लिए जो इन्वेस्टर है उसके जेब से 2 पैसा पर 100 AUM निकलता है, और यहां IRDA ने पॉलिसी होल्डर्स के जेब से 1 पैसा भी नहीं निकाला है। ये फर्क है। ओके, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड सेबी का भी है जो कि एएमसीज जमा करती है, उसका रेट है 2 पैसा पर 100 AUM, और करोड़ों का फंड जमा होता है। यहाँ पे पॉलिसी होल्डर की जेब से एक भी पैसा IRDA निकाल नहीं रहा है, अपने जेब से 800 करोड़ की प्रोविजन की है सर। पर पुराने जो सर एक इश्यू है ना सर, पुराने जो क्लेम होते हैं ना सर, उसमें देखा है हमने कि पॉलिसियों के ना कागज मिलते हैं, ना नॉमिनी का पता होता है। वो जो गरीब और जो ग्रामीण इलाके के जो परिवार हैं सर, मैं उनको लेकर सवाल पूछना चाह रहा था, जिनका पैसा फंसा है, उनको तो वेबसाइट का सर्च बटन तक नहीं पता है सर। हाँ, तो ये पैसा सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी के पास फंसा नहीं है, 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बैंकों में भी फंसा हुआ है। करेक्ट। यहाँ तो 10-20 हजार करोड़ होगा, वहां तो 60,000 करोड़ है। तो ये कोशिश हर बार करती है हर संस्था कि वो पैसे जो उसका इंटाइटल्ड बंदा हो उसे मिले। यस सर, मगर ये मुश्किल होता है। यस सर, राइट। ये सब थोड़ा सा यही कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुश्किल रह जाएंगे, लेकिन एक सही दिशा में उठाया गया सही कदम है, और हम उम्मीद करते हैं कि धरातल पर ये सही तरीके से उतरे तो कम से कम कुछ जो दुश्वारियां हैं वो लोगों की कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने वक्त निकाला। सौरभ मिश्रा सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमारे लिए सीधा काम आया। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश साठे सर, हमेशा की तरह बारीक गुत्थियों को आप आसानी से सुलझा देते हमारे लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आदित्य शाह जी का भी, उन्होंने समय निकाला। शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।